पीक फैक्टर। अच्छा, पीक मान पढ़ लिया ना आपने बेटा, उसी से आया है पीक फैक्टर। चलिए जानते हैं क्या होता है, ठीक है। इसे और क्या कहते हैं, इस गुणांक को और क्या बोलते हैं? तो आप सभी को पता है इसे क्या बोला जाता है, क्रस्ट फैक्टर बोला जाता है। तो बेटा इसका अन्य नाम क्या है, इसे ही क्रस्ट फैक्टर, क्रस्ट फैक्टर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा, क्रस्ट फैक्टर कहा जाता है। ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा, आपको पता है, एक प्रत्यावर्ती राशि के जो शिखर मान का जो प्रभावी होता है ना, उसका अनुपात होता है और कुछ भी नहीं होता। तो बेटा इस ये क्या होता है, एक बार लिखोगे फिर समझ में आ जाएगा। यह शिखर मान, शिखर मान जो भी आपने पढ़ा था, तथा क्या होता है बेटा, प्रभावी मान का, प्रभावी कौन सा, वही प्रभावी आरएमएस मान, शिखर तथा प्रभावी का, शिखर तथा प्रभावी मान का बेटा क्या होता है, अनुपात। ये गुणांक ही तो है, अनुपात होता है। ठीक है सर, कैसे, बिल्कुल देखते हैं बेटा। इस पीक फैक्टर जो होता है ना बेटा, उसको ऐसे लिखते हैं, पीक फैक्टर बराबर, पीक फैक्टर बराबर, जैसे कि आपको बताया सबसे ऊपर क्या होगा, शिखर, उसके बाद क्या होगा, प्रभावी। क्या होगा पहले, शिखर और प्रभावी। तो बेटा यहाँ क्या लिखोगे, बराबर शिखर मान यानी कि मैक्सिमम मान बटे में प्रभावी मान, बस प्रभावी मान। बेटा यही क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक, समझ गए। अब ये अलग अलग तरंगों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन अपने को किसके लिए याद रखना है, ज्ञात तरंग के लिए। जैसे ज्या के लिए अपने आरएमएस मान देखा था 0.707, ज्ञात तरंग के लिए अपने औसत मान देखा था 6.37। उसी तरह बेटा इसका भी आपको बेहद महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान होना चाहिए कि ज्ञात तरंग का पीक फैक्टर कितना होता है, √2। तो लिखो बेटा, ज्ञात तरंग, ज्ञात तरंग का पीक फैक्टर क्या होता है बेटा, पीक फैक्टर बेटा कितना है, √2 होता है। अब सवाल आता है सर √2 कैसे होता है, ये बता दो। तो बिल्कुल बेटा अभी बताएंगे। देखो ज्ञात तरंग के लिए अधिकतम मान कितना होता है बेटा, किसी भी तरंग के लिए, ज्ञात या किसी भी तरंग के लिए क्या होता है, Vm होता है कि नहीं, होता है ना बेटा। ये प्रभावी मान कितना होता है बेटा, इसके लिए Vm/√2। बस यही से ये √2 से √2 कट जाएगा। बेटा ये √2 कंफ्यूज हो रहा है तो इधर आओ। ओहो, तो बेटा ये जो है ना, ये √2 सुनना बेटा, प्रभावी मान जो आरएमएस होता है उसके लिए मैंने क्या लिखाया था, 0.707 लिखाया था ना बेटा। तो बिल्कुल कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है बेटा, ये जो 0.707 है ना, इसी को ऐसे लिखते हैं आरएमएस, यहाँ पर यही वीएम लिख दिया। और बेटा जब इसको बट्टे में लिखोगे ना, तो बेटा यही √2 के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, है ना। यानी कि 1/√2 के जो मान होता है ना बेटा, वो होता है 0.707। ठीक, ठीक बात, बिल्कुल, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसका प्रभावी मान Vm/√2, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, √2 आ गया आपका आंसर। ठीक, समझ गए, समझ गए। तो बेटा पीक फैक्टर कितना होता है ज्ञात तरंग के लिए, √2 बेटा हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको चाहो तो वैसे कैलकुलेट कर लो, चाहे आपको VRMS से वैसे कर, तो बेटा इसको आपको ऐसे साइन समझ में आ रहा है कि 0.707, तो उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अधिकतम मान तो Vm ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 0.707, ये तो आप जानते हो, अभी पढ़ के आए हो आरएमएस, है ना, वही मान है। तो बेटा इसको काट दो, तो बेटा फिर से आपके पास √2 ही आएगा, है ना। तो ये बेहद महत्वपूर्ण मान है। ठीक है, मैंने दोनों तरफ से आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। ठीक है, ठीक है। तो बेटा एक आपके पास और फैक्टर आता है, उसको कहते हैं फार्म फैक्टर। आओ समझते हैं। ये भी फैक्टर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आरएमएस मान बढ़ता रहता है, घटता रहता है, तो एक फैक्टर लेते हैं मल्टीप्लाई, वो है बेटा ये। दूसरा क्या है, फार्म फैक्टर। लो बेटा दूसरा फार्म फैक्टर। अच्छा, अभी आपको सब कुछ आ जाएगा, डोंट वेरी, डोंट वेरी। ठीक है, फार्म फैक्टर क्या होता है बेटा, फार्म फैक्टर कुछ नहीं बेटा, फार्म फैक्टर क्या होगा, प्रभावी मान का औसत मान से अनुपात। अभी लिख दो बेटा, क्या होता है, यह प्रत्यावर्ती राशि के प्रत्यावर्ती राशि के प्रभावी मान यानी कि वही आरएमएस मान। कैसे लिखा सर आपने, देखो ये फार्म के पीछे र आ रहा है ना बेटा, र, ये रहा र, तो पहले क्या आएगा आरएमएस। प्रत्यावर्ती राशि के प्रभावी तथा औसत मान को कहा जाता है, औसत मान को
औसत मान का अनुपात होता है, अनुपात होता है। अभी आपको याद हो जाएगा, अनुपात होता है। ठीक है, तो यहां से फिर से लिखो, फार्म फैक्टर बराबर फार्म फैक्टर बराबर क्या लिखा आपने पहले, प्रभावी मान, यानी कि ऊपर क्या आएगा, प्रभावी मान, है ना, प्रभावी मान। और अब नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे आएगा औसत मान, है ना। बस कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, औसत मान। ठीक, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब फिर से आपको किसका ध्यान में रखना है, ज्यात तरंग का। कितना होता है, 1.1। आ जाओ बेटा, ज्यात तरंग का, ज्यात तरंग का बेटा क्या, प्रभावी मान कितना होता है बेटा, 1.11 होता है। अच्छा सर कैसे होता है, बिल्कुल दिखाएंगे, इधर आओ। देखो बेटा, तो कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ अपन लिखेंगे फार्म फैक्टर किसका, ज्यात तरंग का। अच्छा, तो बेटा ज्यात तरंग के लिए मैंने आपको क्या बताया, प्रभावी मान कितना होता है, 0.707 इंटू अधिकतम, और औसत कितना होता है, 0.637 इंटू वीएम। बस इससे ये काट दो। अब देखो 0.7 ज्यादा है ना, तो एक के आगे आएगा वैल्यू 1.11। ठीक, आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो बेटा ये ध्यान रखना, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, और डायरेक्ट वैल्यू ध्यान होनी चाहिए, पीक फैक्टर या क्रस्ट फैक्टर √2, और इसके लिए 1.11। ठीक है, समझ गए। अब अब आप सारे फैक्टर्स के बारे में जान चुके हो। अब आपने कभी नाम सुना होगा कि यार ये जो लाइन है वो इसके इन फेज में है, ये आउट ऑफ फेज में है, ये लैगिंग है, ये लीडिंग है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और हर छोटे छोटे पॉइंट को वार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस इन फेज का मतलब साथ साथ में, और लीडिंग लैगिंग का मतलब आगे पीछे, बस लिखो आगे। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा फेजों के बारे में। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा फेज। वैसे 3 फेज में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन सिर्फ पॉइंटों को जानेंगे, क्या होता है फेज। ठीक है, ठीक है, क्या होता है फेज। अच्छा, सबसे पहले ये शब्द आया कहां से, फेज। तो बेटा फेज कुछ भी नहीं है, जैसे कि एक रेल इधर से आ रही है, एक दूसरे इधर से आ रही है, तो बेटा उसकी गति होती है ना सापेक्ष, तो ये सापेक्ष है ना। तो लिखो बेटा, दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच में जो सापेक्ष स्थिति जो होती है उसका अंतर ही क्या कहलाता है, फेज। वापस सुनो, दो प्रत्यावर्ती राशि के मध्य सापेक्ष स्थिति को क्या कहा जाता है, फेज। लिखो बेटा, दो दो प्रत्यावर्ती राशि यानी कि राशियों के मध्य बेटा सापेक्ष अंतर जो होता है ना, यानी कि सापेक्ष फेज जो होता है ना, यानी सापेक्ष स्थिति, यानी कि एक दूसरे के दो प्रत्यावर्ती राशियों के मध्य सापेक्ष स्थिति को ही क्या बोला जाता है बेटा, यानी एक दूसरे के सापेक्ष जो स्थिति होता है ना, उसे ही क्या बोला जाता है बेटा, फेज कहते हैं। अभी बताता हूँ बेटा सापेक्ष स्थिति कैसे है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब पूछा जाता है ये फेज कितने होते हैं, तो बेटा ये 2 होते हैं, या तो कोई तरंगे इन फेज में होगी या आउट ऑफ फेज में होगी। तो बेटा लिखो, फेज 2 प्रकार के होते हैं, फेज 2 प्रकार के होते हैं, है ना। फेज 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल अभी बताते हैं। तो बेटा पहला क्या होता है, कोई भी 2 तरंगे या तो क्या हो सकती है, इन फेज में हो सकती है, जिसे कहते हैं इन फेज। फिर इन फेज यानी कि फेजों में क्या कहते हैं बेटा, इन फेज निकाय, या तो इन फेज होगी या क्या होगी बेटा, और निकाय यानी कि सिस्टम, है ना। इन फेज निकाय होगा, या दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। ठीक है, अभी बताता हूं बेटा, या तो कोई भी आउट ऑफ फेज निकाय होगा बेटा, या क्या होगा, इन फेज होगा। अभी बताता हूं बेटा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो पहले हम पढ़ते हैं इन फेज निकाय, है ना, इन फेज निकाय। आओ, इन फेज निकाय यानी कि, और निकाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टम। इन फेज निकाय क्या होता है, यानी कि दो प्रत्यावर्ती राशियां एक दूसरे से कैसे है। ठीक है, अच्छा यदि दो प्रत्यावर्ती राशियां एक साथ बढ़ती और घटती है, तो बेटा एक ही समय पर शून्य पर पहुंचती है अधिकतम, तो बेटा क्या कहलाती है, इन फेज, है ना। देखो मान लो आप और आपकी फैमिली हो, है ना, एक दूसरे के क्या हो, इन फेज में हो, आप बढ़ोगे तो साथ में, घटोगे तो साथ में, है ना। तो यही चीज होती है बेटा, एक प्रत्यावर्ती राशि जहां पर अपना अधिकतम मान
और न्यूनतम मान एक साथ ले और एक साथ बढ़े और घटे तो बेटा वो क्या कहलाएगी? इन फेज। लिखूंगा फिर समझा दूंगा, ठीक है? आप लिखो बेटा। जब दो प्रत्यावर्ती राशियां प्रत्यावर्ती राशियां एक साथ क्या हो बेटा? बढ़ती है तथा घटती है। अच्छा, ये तो है बेटा एक परिभाषा, है ना? उसके अलावा इसके साथ तथा वह अपने शून्य तथा अब तथा एक ही समय पर एक ही बेटा ये सब इंपॉर्टेंट है, एक ही समय पर अपने क्या बेटा? अधिकतम अधिकतम तथा न्यूनतम यानी कि अधिकतम तथा शून्य मान को प्राप्त करे। शून्य कौन? दोनों राशियां तथा एक ही समय पर अपने अधिकतम तथा शून्य मानों को प्राप्त करे। शून्य मानों को प्राप्त करे तो वे दोनों राशियां एक दूसरे की क्या होगी बेटा? एक दूसरे की इन फेज होगी। एक दूसरे के बेटा क्या होगी? इन फेज में होगी। इन फेज में होगी। अब आप समझ गए ना बेटा? हाँ, तो ये क्वेश्चन आए तो आप बता देना कि अगर समान मान पे 0 और 1 ले तो बेटा क्या होगी? इन फेज। मैं समझ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बेटा, माना दो राशियां हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये समय है टी, ठीक है? एक मैं बनाता हूँ वोल्टेज, ये लो बेटा ये वोल्टेज। अच्छा, और एक ले लिया बेटा ये। अच्छा, बहुत बढ़िया, है ना? ये दो तरंगे आपको दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। मैंने माना ये ऊपर वाली नीली तरंग मेरी क्या है? वोल्टेज की। अच्छा, और जो लाल वाली है वो क्या है बेटा? धारा की। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब सुनना बेटा, क्या दोनों तरंगे साथ-साथ चल रही है क्या? ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है, ये घट रही है तो ये भी बढ़ रही है, ये घट रही है। अच्छा, तो पहली परिभाषा तो साथ-साथ बढ़ती है और घटती है। प्रूव हो गया? हो गया। अब देखना बेटा, इसका अधिकतम मान देखो यहाँ पर आया और इसका यहाँ पर आया, तो क्या इन दोनों ने अधिकतम मान एक ही जगह लिया? बिल्कुल बेटा, एक ही जगह लिया है। हाँ? इन दोनों ने क्या शून्य मान एक ही जगह लिया है? बिल्कुल एक ही जगह लिया है। क्या इन दोनों ने न्यूनतम मान एक ही जगह लिया है? बिल्कुल एक ही जगह लिया है। तो वही तो लिखा है बेटा, एक ही समय पर जहाँ वो अपने अधिकतम और न्यूनतम मानों को ले तो रेखाएँ क्या कहलाती है? इन फेज रेखाएँ कहलाती है। ठीक है, समझ गए? समझ गए। ये मान क्या कहलाता है बेटा? अब सभी को पता है। ये देखो धारा का अधिकतम मान और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बस वोल्टता का अधिकतम मान, है ना? और यहाँ देखो 0। ठीक, समझ गए? तो वह रेखाएं तो आप अभी कभी कंफ्यूज नहीं होगे बेटा। इन फेज क्या होता है? जिसमें दोनों रेखाएं समान समान रूप से बढ़ती है और घटती है और अपने अधिकतम और न्यूनतम मान को समान समय पर लेती है। ठीक है, समझ गए? अब दूसरा है इसके अंदर महत्वपूर्ण, वो क्या है बेटा? वो है आउट ऑफ फेज क्या होता है? चलो समझते हैं उसको भी। लो बेटा दूसरा, आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज, है ना? आउट ऑफ फेज। चले इसको समझते हैं बेटा। आउट ऑफ फेज आसान है। अगर आपको इन फेज समझ में आ गया तो आउट फेज तो बहुत आसान है। ठीक है, लिखो बेटा, यदि दो राशियां अपने शिखर मानों को फाई कोण अंतर पर प्राप्त करें। अभी लिखाता हूं, सब समझ में आएगा। देखो, तो क्या हो जाएगी? ये एक दूसरे से आउट ऑफ फेज। यदि दो प्रत्यावर्ती राशियां वही एग्जांपल लूंगा धारा और करंट का, डोंट वेरी। प्रत्यावर्ती राशियां अपने शिखर मान को यानी कि अपने मैक्सिमम मान को, शिखर मान को, ये फाई क्या है बेटा? फाई ये कोण है। फाई कोण, फाई अंतर पर प्राप्त करें। यहां लिख देता हूं बेटा, ये फाई क्या है? कोण है। फाई अंतर पर प्राप्त करे तो वे एक दूसरे से
क्या होगी बेटा? आउट ऑफ फेज होगी, आउट ऑफ फेज होगी। बस इसके अलावा दूसरा तीसरा कुछ नहीं होता बेटा, फेज होती है। अभी समझाता हूँ बेटा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक, चलिए इसको अपन समझते हैं, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब अब बेटा इसके अंदर दो चीजें ध्यान रखना। ठीक है, पहले तो आप समझो बेटा किसको कहेंगे। ये देखो, ये देखो बेटा, ये फिर से मैंने ले लिया समय, है ना, और फिर से यहाँ पर रेखाएं हैं, है ना। ये देखो, पहले मैंने ली वोल्टेज की। अच्छा, इस बार मैं करंट थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, रुको एक बार, रुको वापस थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये आपका है समय। ठीक, सबसे पहले मैंने बनाया वोल्टेज, ये लो वोल्टेज, और फिर मैंने बना दिया दूसरा। मैंने क्या बोला? देखो, जब दो प्रत्यावर्ती राशियां अपने शिखर मान को फाई अंतर पर प्राप्त करें, बेटा सबसे पहले बताओ फाई क्या है, कोण है कि नहीं? तो कहाँ आएगा? यहाँ पर, ये कोण है बेटा। ठीक है, अब मान लो ये रेखा यहां से चालू होती है। ठीक, अब देखना, ये देखो, ये देखो, ठीक, क्या समझ रहे हो? ये देखो, इसने अपना अधिकतम मान कहां प्राप्त किया? यहाँ पर, और इसने अपना अधिकतम क्या किया? यहाँ पर। क्या समझ में आया? ये 1 और 2 बेटा कितनी अंतर पे चालू हुआ है ना, तो बेटा ये अंतर जो है फाई, ये हमेशा क्या रहेगा? आगे की तरफ भी यही रहेगा अंतर। यानी कि ये है वो अंतर जो बताता है कि रेखाएं लीडिंग है या लैगिंग है। अब मुझे बताओ, ये मेरी पहली तरंग है वोल्टेज की, और ये है मेरी धारा की। अब मुझे बताओ, पहले किसने अधिकतम मान लिया? पहला अधिकतम मान 1 पे आया, दूसरा आया करंट का। तो बेटा वोल्टेज से करंट लीड करती है। कौन करती है? जब परिपथ कैसा होता है? लैगिंग होता है। हाँ, तो बेटा जो पहली आएगी, तो इसमें मैं क्या कहूंगा? इसमें क्या हुआ? वोल्टेज मेरी आगे है, और बेटा ये एक दूसरे से कितना अंतर है? ये फाई अंतर है। तो बेटा ये फाई अंतर जो होता है ना, उसी को मैं क्या कहता हूँ? उसी को मैं आउट ऑफ फेज कहता हूँ। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो बेटा अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो। ठीक है, ये मेरी वोल्टेज है और ये करंट है। अब देखो, इसने अधिकतम मान 1 पे लिया, इसने 2 पे लिया, है ना, इसने बाद में लिया। तो बेटा ये क्या है? ये किस कारण हुआ? क्योंकि ये फाई बाद में चालू हुई है ना, फाई बाद में चालू हुई है। ठीक है, अधिकतम मान में भी अंतर यही है, फाई है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? ये एक दूसरे से आउट ऑफ फेज है। अब बेटा आउट ऑफ फेज दो प्रकार के होते हैं, लिखो बेटा। ये आउट ऑफ फेज भी क्या होता है बेटा? दो प्रकार का होता है। ये देखो, यहाँ से ये लाइन आ रही है बेटा, आउट ऑफ फेज कितने प्रकार का होता है? दो। देखो, चलिए अब देखो बेटा, इसमें दो प्रकार का होगा। ठीक है, अगर फेज अंतर 90 होगा, तो बेटा क्या हो जाएगा? इसे क्वाड्रेचर कहा जाता है। अब देखो, फेज अंतर या तो भाई 90 हो सकता है, और एक ये स्पेशल केस है बेटा, है ना, स्पेशल, यहाँ लिख देता हूँ स्पेशल केस। ठीक है, अगर स्पेशल केस बेटा यहाँ पर अगर फेज अंतर 90 है, तो बेटा इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है बेटा क्वाड्रेचर एक्सिस। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर। इन्हें, इन दोनों राशियों क्या बोला जाएगा बेटा? क्वाड्रेचर राशियां बोला जाएगा। अगर 180 डिग्री फेज होगा, तो बेटा इसे ही क्या बोला जाएगा? क्योंकि 180 पे देखो पूरी तरह से पलट जाता है, तो बेटा इसे ही क्या बोला जाता है? एंटी फेज। तो कभी कभी ऐसे शब्द भी आ जाते हैं, एंटी फेज। समझ गए? समझ गए? क्या समझना है? फिर से समझो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। फेज मेरे दो होते हैं, एक क्या होता है बेटा? एक होता है इन फेज, एक होता है मेरे आउट फेज। इन क्या होता है? साथ साथ बढ़ेंगे, साथ साथ घटेंगे। ठीक है, और आउट फेज क्या होता है? इसमें फाई का अंतर होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। इन फेज में क्या होता है? जब साथ साथ बढ़ा, साथ साथ घटा, और अधिकतम मान भी एक ही बिंदु पे लिया, कम मान भी एक ही बिंदु पे लिया। याद हो गया? ठीक है, अगला क्या है बेटा? आउट ऑफ फेज। इसमें क्या होता है? जब दोनों शिखर मान फाई अंतर पर प्राप्त करें, मान लो ये 1 यहाँ पर प्राप्त करेगा, ये दूसरा, तो ये क्या है बेटा? फाई अंतर, ये फेज का अंतर है। ठीक है, यही अंतर क्या है बेटा? फेज अंतर। ठीक है, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट है। इन फेज के अलावा सारे क्या होते हैं? आउट फेज होते हैं, ये ध्यान रखो। इसके अंदर दो स्पेशल केस होता है, यदि एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, तो बेटा वो क्या कहलाता है? क्वाड्रेचर कहलाती है एक दूसरे से। ठीक, और अगर 180 हो, तो बेटा क्या कहलाएगा? एंटी फेज कहलाएगा। ठीक है, चलो ये आपने इंपॉर्टेंट चीजें अभी एक बार के लिए जान ली। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। अब बेटा अगली टर्म आती है, क्योंकि आपको आगे चल के लीडिंग और लैगिंग समझना है, तो बेटा उससे पहले एक टर्म समझनी पड़ेगी, कला अंतर की। आओ समझते हैं कला अंतर क्या होता है। कला अंतर, आपने फेज तो समझ लिया, फेज किसका होता है? कोण का अंतर होता है। तो कला अंतर, अब क्या समझेंगे? कला अंतर यानी कि फेज डिफरेंस क्या होता है?
है ना? ठीक है। अब मुझे बताओ अलग-अलग प्रत्यावर्ती राशियाँ अलग-अलग समय पर अपना अधिकतम मान ले तो बेटा उनका फ़ेज़ भी अलग-अलग हो जाएगा, है ना? और उन्हीं दोनों फ़ेज़ों का अंतर क्या कहलाता है? कला अंतर कहलाता है। देखो बेटा, प्रत्यावर्ती राशियों द्वारा अलग-अलग समय पर प्रत्यावर्ती राशियों द्वारा अलग-अलग अलग-अलग समय पर समय पर अपने अधिकतम अपने अधिकतम तथा अधिकतम तथा न्यूनतम मान को प्राप्त करने में लगा समय अंतराल। अधिकतम तथा न्यूनतम मानों को प्राप्त करने में बेटा जो समय लगा ना, लगा समय अंतर ही क्या कहलाएगा? समय अंतर क्या कहलाएगा? कलांतर कहलाएगा। कलांतर कहलाता बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, ध्यान में रखना। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप कलांतर के बारे में समझ गए, यानी कि कला यानी कि समय, समय का अंतर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप पढ़ेंगे बेटा ये अग्रगामी क्या होता है, पश्चगामी क्या होता है, फिर धीरे-धीरे हम टॉपिक की तरफ बढ़ना चालू होंगे। ऐसे ही डायरेक्ट मोटर नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है? तो अब हम पढ़ेंगे बेटा अग्रगामी राशि क्या होती है। अगला इंपॉर्टेंट है अग्रगामी राशि। अग्रगामी राशियां, आपने नाम सुना है ना, लीडिंग क्वांटिटीज। हाँ, बस वही है बेटा। अग्रगामी राशियां क्या होती हैं उसके बारे में आपको नाम से नहीं पता चल रहा है ना? आपको नाम से नहीं पता चल रहा। अग्र यानी कि क्या होता है? देखो बेटा इसको कैसे लिखते हैं, अग्र प्लस गामी, है ना? अग्र का मतलब क्या होता है बेटा? आगे। और गामी यानी कि गमन करने वाली, यानी कि जाने वाली। ठीक है, तो बेटा यही से तो बना है अग्रगामी। तो बेटा क्या हो जाएगा कि किसी प्रत्यावर्ती राशि में जो राशि अपने पहले अधिकतम मान को प्राप्त करे वो अग्रगामी, है ना? हाँ, तो देखो बेटा किन्हीं किन्हीं भी प्रत्यावर्ती राशि राशियों में जो राशि जो राशि यानी कि वोल्टेज करंट वगैरह, जो राशि अपने अधिकतम मान को अपने अधिकतम मान को पहले प्राप्त करे, पहले यानी कि आगे, पहले प्राप्त करे, वो क्या कहलाएगी? वही बेटा क्या कहलाएगी? अग्रगामी कहलाती है, कहलाती है। अब देखो मैं आपको वापस से वो चित्र बनाता हूं, अब आप पहचान लोगे। ये रहा बेटा, ये आपका चित्र है। ये देखो पहले किसने लिया? वोल्टेज ने। फिर क्या लिया बेटा? धारा ने अपना अधिकतम। तो बेटा कौन अग्रगामी? वोल्टेज। वेरी गुड। देखो बेटा यहां देखो, इसमें कौन है? दोनों ने साथ साथ लिया, तो बेटा ये अग्रगामी पश्चिगामी नहीं, इसको कहते हैं इन फेज। ठीक, बहुत आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत आसान। तो ये अग्रगामी की परिभाषा। ठीक है, इसी तरह पश्चिगामी की परिभाषा बता देंगे। ठीक है, दूसरा लिखो पश्चिगामी राशि। पश्चिगामी राशि। अच्छा, पश्य का मतलब क्या होता है? पश्य का मतलब होता है पीछे चलने वाली। सबसे पहले तो इसका मतलब लिखो पश्च प्लस गामी। अच्छा, पश्य का मतलब क्या होता है? पीछे। और गामी का मतलब क्या होता है बेटा? गमन करने वाली, यानी कि जाने वाली। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या लिखी? प्रत्यावर्ती राशियों में जो राशि बाद में अपने अधिकतम मान को ले, है ना? प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती राशियों में वह राशि यानी कि वोल्टेज और धारा, वह राशि जो बाद में बाद में अपने अधिकतम अधिकतम मान को प्राप्त करे वह क्या हो जाएगी बेटा? वह पश्चगामी होगी, गामी होती है। आसान हो गया ना? बिल्कुल। अब देखो बेटा
एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो बेटा उदाहरण, माना यह मेरी क्या है नंबर लाइन, और ये क्या है, देखो एक रेखा ये रही और दूसरी ये रही, है ना। अब देखो ये तरंग है एक, ये है तरंग दो। अब देखो मैंने क्या बोला था, जो अपना पहले अधिकतम मान कौन ले रही है, तो पहले ले रही एक, तो बेटा यहां से आप क्लियरली बोल सकते हैं एक राशि जो है वो मेरी क्या है, अग्रगामी, है ना। और पश्य के लिए मैंने क्या लिखाया था, जो बाद में अधिकतम मान ले, तो पश्य कौन हो जाएगी, दो, तो दो क्या हो जाएगी मेरी, पश्यगामी। ठीक है, बस इतना ही तो है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। ठीक, समझ गए, समझ गए। अब कुछ बेटा महत्वपूर्ण तथ्य है, उनको लिखना है, जैसे कि वेव की गति, जिससे अपन को पता चलेगा, है ना। तो बेटा उसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य मैं लिखा देता हूँ, तो इसके एसी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लगा के जानकारी ले लेते हैं। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य, ये बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। हाँ, क्या है बेटा, सबसे पहले विद्युत धारा बेटा कौन सा देती है, प्रकाश, ऊष्मीय और रेडियो तरंगों में समान होती है। विद्युत धारा की चाल किसके बराबर होती है, प्रकाश की गति की, है ना। तो वही लिखना है बेटा, विद्युत धारा की गति जो होती है बेटा वो क्या होती है, प्रकाश, ऊष्मा तथा रेडियो तरंग के समान होती है। ठीक है, हाँ, यानी कि एक लाइन लिख दो बेटा, विद्युत धारा की गति, धारा की गति बेटा किसके समान होती है, प्रकाश की गति के समान, प्रकाश की गति के समान। और वो कितनी होती है, आप सभी को पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको वैसे मैं करा चुका हूँ और मील में भी आपको बता चुका हूँ, है ना। 1.86 × 10⁵ ये सब अपन पढ़ा चुके हैं डीसी के अंदर। ठीक है, अब ये जो प्रकाश की गति होती है बेटा निकालते कैसे हैं, तो वो निकालते हैं v बराबर n लैम्डा से, v बराबर n लैम्डा से निकाली जाती है। ये गति जो है ना बेटा, ये गति किसकी, विद्युत धारा की गति। तो बेटा सबसे पहले तो प्रकाश की गति निकालोगे, तो बेटा प्रकाश की गति को निकालने का सूत्र क्या होता है, प्रकाश की गति खुद क्या होती है बेटा, वो होती है बेटा v, और v का सूत्र होता है v बराबर n लैम्डा। ध्यान रखना बेटा, अभी बताता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां n क्या होता है बेटा, n होती है आवृत्ति। जो प्रकाश आ रहा है ना बेटा, आपको पता है श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो अलग अलग इनकी आवृत्ति होती है ना। और लैम्डा क्या होता है बेटा, तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। ये क्या होती है बेटा, मान लो ये मेरी कोई एक भी लाइन है, तो बेटा इसका जो टॉप है ना, इसका टॉप और वापस इस टॉप के बीच की दूरी बेटा तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ये श्रृंग से श्रृंग के बीच में बेटा ऊपर वाला बिंदु क्या होता है, श्रृंग, है ना, और नीचे वाला क्या होता है, गर्त, है ना। तो श्रृंग से श्रृंग या गर्त से गर्त की दूरी बेटा क्या कहलाती है, लैम्डा। ध्यान रखना, ठीक है, ये किसी भी तरंग के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक, यहां से ज्ञात करते हो बेटा। ठीक, बहुत ही अच्छा। और ये मान कितना होता है, 3 × 10⁸ ये बेटा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। ठीक, चलिए बहुत ही बढ़िया, है ना। अब यहां से हम एनालिसिस चालू करते हैं हमारे प्रतिरोध का, हमारे इंडक्टर का, हमारे कैपेसिटर का, है ना। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे चैप्टर की तरफ चलते रहेंगे। ठीक ठीक, चलिए तो दोस्त, अब हम एनालिसिस शुरू करने से पहले हम मानक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आओ, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो मानक समीकरण। बेटा जब भी आप प्रश्नों को हल करेंगे ना, चाहे न्यूमेरिकल हो या किसको, तो इस समीकरण को ध्यान रखना, है ना। मैं मान लेता हूं मेरे पास एक वोल्टता है ना, तो बेटा इसका मानक समीकरण लिखो। तो मानक समीकरण क्या होता है बेटा, v। ये v क्या है बेटा, तात्कालिक मान, है ना। v बराबर vm, ये क्या है बेटा, अधिकतम मान। और यहाँ क्या होता है बेटा, साइन, और फिर क्या होता है बेटा, ओमेगा टी। समझ गए। अब देखना बेटा यहाँ क्या क्या है, ये जो v है ना बेटा, vm, यहाँ Vm, ये Vm क्या होता है बेटा, हमेशा अधिकतम मान होता है, और AC के लिए ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, अधिकतम मान। ठीक, चलो बेटा ये ओमेगा है ना, ओमेगा, ये ओमेगा क्या होती है बेटा, ये ओमेगा होती है बेटा कोणीय आवृत्ति। क्या होती है, कोणीय आवृत्ति। और बेटा इस कोणीय आवृत्ति का मान कितना होता है, तो बेटा इसका मान होता है ओमेगा बराबर 2πf। ठीक है, और f क्या होता है, ये रेखीय आवृत्ति है, हर्ट्ज में होती है बेटा। ये क्या होती है, ये क्या होती है बेटा, रेखीय आवृत्ति। इसको क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। ठीक है, और बेटा यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इस कोणीय आवृत्ति के लिए बेटा एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है,
ये देखो, ये होता है ना, और ओमेगा बराबर जैसा कि हमें पता है 2 पाई, और एफ खुद क्या होता है बेटा 1 अपॉन टी, तो बेटा इससे ये भी लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, तो बेटा इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, बहुत सही। अब पूछा जाएगा बेटा ये जो ओमेगा होता है इसकी इकाई क्या है, तो बेटा ध्यान रखना ओमेगा की इकाई खुद की इकाई क्या होता है, इसकी इकाई क्या होती है, रेडियन प्रति सेकंड, तो इसकी इकाई क्या होती है बेटा, रेडियन प्रति सेकंड। आपको पता है ये इकाई कहां से आई है, ये देखो बेटा आराम से, बेटा पाई क्या होता है, रेडियन, और टी क्या होता है, सेकंड, बेटा इसीलिए इसकी इकाई क्या है, रेडियन प्रति सेकंड। अब आप सारी चीजों के बारे में जानकारी ले चुके हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं बढ़िया से। इसके बाद हम अच्छे से समझ चुके हैं कि क्या-क्या चीज़ें होती है, ये मानक समीकरण है। कल हम देखेंगे शुद्ध प्रतिरोध के बारे में, शुद्ध इंडक्टर के बारे में, शुद्ध धारिता के बारे में, और फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए हम प्रेरक, संधारित्र और इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते-करते हम आगे की तरफ यात्रा शुरू करेंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे